हेलो बच्चों, तो हम लोग क्लास 10th चैप्टर 3 क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को पढ़ रहे हैं। इसका हमने फर्स्ट वीडियो देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि यहाँ से है, अब मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों पर एक दूसरे से संबद्ध हों। यह तो बिल्कुल ठीक है। मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं हूँ मास्टर। कहीं नमिता और अमिता यह न समझ बैठे कि मैं यह निबंध बहुत मोटी अक्ल वालों के लिए लिख रहा हूँ। अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हों, है ना। सबसे बड़ी समस्या यही है। सभी टीचर्स के साथ यही समस्या है और जितने भी जानकार लोग हैं उनके साथ भी यही समस्या है कि वो क्या करते हैं कि अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए कि हमें कितना आता है, मुझे कितना ज्ञान है, इसको दिखाने के लिए भाषा को इतना गूढ़ बना देते हैं, इतना जटिल बना देते हैं कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आता है। इसीलिए कहा गया है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए। पीछे आपने इसको पढ़ा ना, पीछे वहाँ पर बताया गया था कि किस आचार्य महोदय की बात कर रहे हैं, वही एजी गार्डनर की। एजी गार्डनर ही तो ने कहा था ना कि भाषा क्या होनी चाहिए, शब्द छोटे होने चाहिए, भाषा में प्रवाह होने चाहिए, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। तो यहाँ पर बख्शी जी कह रहे हैं कि ये काम तो मैं अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, शब्द भी छोटे छोटे लेंगे, सरल लेंगे, है ना। लेकिन कह रहे हैं कि मैं हूँ एक अध्यापक, मास्टर हूँ, टीचर हूँ, लेकिन यदि मैं इस तरीके से लिखूँगा तो अमिता और नमिता समझेंगी कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है, इतना सरल निबंध। कहने का मतलब क्या है, ये समस्या केवल अमिता और नमिता के लिए नहीं है, ये समस्या बहुत सारे बच्चों के साथ भी होती है। यदि आपको कोई भी टीचर, कोई भी व्यक्ति चीज़ों को अच्छी तरीके से बिल्कुल सरल भाषा में समझा देता है तो आप ये समझते हैं कि इसको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन यदि वही टीचर आपको इस तरीके से समझा के, पढ़ा के, बता के चला जाए कि आपको समझ में ना आए और आप क्या करें, दिन भर उसी में उलझे रहें, तब आप समझेंगे कि नहीं, टीचर तो बहुत क्या है, ज्ञानी है, टीचर के तो बहुत बड़े विद्वान हैं, बस क्या है कि हमें ही नहीं समझ में आया। भावना ये है कि हमें नहीं समझ में आया, पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, बताते तो बहुत अच्छा है ना। अब क्या हुआ, वहाँ पर समस्या आपके साथ हुई। तो इसका मूल्यांकन आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कि हम अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए आपको क्या करें, बड़े बड़े वाक्य और बड़े बड़े शब्दों में आपको बताना पढ़ाना शुरू कर दें तभी हम विद्वान हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सरल से सरल भाषा में समझ में आए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर लेखक ने यही कहा है कि कहीं नमिता और अमिता यह ना समझ बैठे कि यह निबंध बहुत मोटी अक्ल वालों के लिए लिख रहा हूँ, है ना। वो लेखक के मन में ये है कि मैं अगर सरल भाषा में लिखूँगा, छोटे छोटे वाक्य लिखूँगा तो अमिता और नमिता ये समझ बैठेंगी कि ऐसा है कि मैं बहुत कमज़ोर छात्रों के लिए लिख रहा हूँ। ठीक, अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हों, है ना। लेखक कह रहा है कि अब हमें अपनी विद्वत्ता भी दिखानी है, हमें आता कितना है, हमारे अंदर कितना ज्ञान है। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि कम से कम जो निबंध लिखा जाए उसमें एक वाक्य अगर शुरू हो तो आधे पेज में, आधे पृष्ठ में जाना चाहिए, है ना। ये लेखक के मन का विचार है। किस लिए? ये लेखक अपने लिए नहीं कह रहा है, ये लेखक उन निबंध लेखकों के लिए बोल रहा है कि जो अपनी विद्वत्ता दिखाने के फेर में या अपनी विद्वत्ता दिखाने के चक्कर में क्या कर देते हैं, इस तरीके से भाषा को जटिल बना देते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर कहने का लेखक का भाव यही है कि वाक्य छोटे छोटे ही हों, शब्द छोटे हों, सरल हों, तभी वो आदर्श निबंध की श्रेणी में आता है। अब उन्होंने कहा है कि बाणभट्ट ने कादंबरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। वाक्यों में कुछ अस्पष्टता भी चाहिए क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता गांभीर्य ला देती है। ये भी बात सही कहा लेखक ने, है ना। यहाँ पर कह रहे हैं कि बाणभट्ट ने कादंबरी में क्या किया है, ऐसे ही भाषा का प्रयोग किया है कि वहाँ पर कुछ स्पष्ट ही नहीं होता है।
और भाषा में क्या होना चाहिए, दुर्बोध होना चाहिए। दुर्बोध मतलब क्या है कि जो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में ना आए। बोध मतलब होता है ज्ञान, बोध मतलब क्या होता है, ज्ञान। और दुर्बोध जो आपको अच्छी तरीके से आए ही ना, जो आपको अच्छी तरीके से समझ में ही ना आए, तो वो उससे क्या होता है, गंभीरता बनी रहती है ना। अब गंभीरता कैसे, यदि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, आपको बहुत तेज़ी से आसानी से समझ में आती चली जा रही है, तो आप उसको बड़े आनंद के साथ, बड़े मौज मस्ती के साथ उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसको सुनना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर भाषा थोड़ी सी जटिल है तो वहाँ पर क्या कर देते हैं, आप थोड़ा सा गंभीर होकर, बिल्कुल एकाग्रचित होकर आप उसको पढ़ने का, उसको सीखने का प्रयास करते हैं, है ना। तो लेखक के कहने का मतलब ये भी सही है कि कम से कम भाषा में इतना तो होना चाहिए कि जिससे गंभीरता आ सके। ठीक, फिर आगे कहा है कि इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष, है ना, हर्ष संस्कृत के कवि हैं, उन्होंने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी हैं जो अज्ञों से न सुलझ सके, और सेनापति ने भी अपनी कविता मूढ़ों के लिए दुर्बोध कर दी है ना। सेनापति आपको पता है कि ये आपके रीतिकाल के कवि हैं। ठीक, तो इन्होंने भी क्या किया है कि अपनी कविता में मूढ़ों के लिए, मूढ़ मतलब क्या है कि जो थोड़े कम समझदार व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी कविता को इस तरीके से कर दिया है, दुर्बोध कर दिया है कि जो अच्छी तरीके से उनके समझ में ही ना आए। और श्री हर्ष की भी बात की जा रही है। जो श्री हर्ष आपके हैं, इन्होंने नैषध चरित की रचना की है ना, और 12वीं शताब्दी में, ये 12वीं सदी के संस्कृत के लेखक और कवि रहे हैं। ठीक, तो इन्होंने भी अपनी भाषा में अस्पष्टता कर दी है, मतलब भाषा कोई स्पष्ट नहीं है। कहने का मतलब चीज़ें आपको एक बार में पढ़ने से, एक बार सोचने से समझ में ना आने पाए। ठीक, तो लेखक कह रहा है कि अपनी विद्वत्ता भी दिखाना तो जरूरी है। और फिर क्या है, तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया गया है। तब क्या किया जाए, है ना, लेखक कह रहा है। अब देखिए लेखक क्या कह रहा है, उसको समझिए। कह रहा है कि तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश। कहने का मतलब यदि आप निबंध लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपको मुहावरा, लोकोक्ति, है ना, इन सब चीज़ों का भी वहाँ पर समावेश करना जरूरी है ना। ये आपको लेखक अप्रत्यक्ष रूप से इन सब चीज़ों का प्रयोग करने के लिए संकेत कर रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि निबंध के लिए आवश्यक बताया गया है। लेखक कह रहा है फिर तब क्या किया जाए। अब लेखक सोच रहा है कि एक तरफ तो कहा गया कि छोटे छोटे निबंध लिखिए, छोटे छोटे वाक्यों में निबंध लिखिए, सरल में लिखिए, भाषा प्रवाहमय हो, है ना। तो अब क्या है, अपनी विद्वत्ता भी दिखानी है। तो लेखक सोच रहा है कि अब क्या करें, है ना, अब क्या किया जाए। तो अब देखिए, अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे ना सिद्ध हों, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका बड़ा मान अवश्य है ना। कहने का मतलब क्या है कि ये जो संस्कृत के आपके लेखक और कवियों को यहाँ पर बख्शी जी ने वर्णित किया, कि जैसे कादम्बरी की बात की, श्री हर्ष की बात की, तो इन्होंने अपनी भाषा में अस्पष्टता ला दी। तो लेखक कह रहा है कि यहाँ पर जो अंग्रेजी के साहित्यकार हैं, है ना, जो अंग्रेजी के पोएट हैं, जो कवि हैं, जो वहाँ के राइटर हैं, लेखक हैं, तो कह रहे हैं कि उन्होंने दूसरी पद्धति को अपनाया, उन्होंने दूसरा ही तरीका अपनाया है। तो अब अंग्रेजी के जो लेखक हैं और जो संस्कृत के लेखक हैं, इनमें दोनों में क्या है, थोड़ा सा अंतर है। कह रहे हैं कि भले ही खरे ना उतरे, मतलब दोनों की विचारधारा जो है भले ही एक दूसरे से मेल ना खाए, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है ना। कह रहे हैं कि जो अंग्रेजी के साहित्यकार हैं, उन्होंने जिस पद्धति को अपनाया है, उसी पद्धति को का जो मान है, जो उसका प्रयोग है, वही अंग्रेजी साहित्य में अधिक हो रहा है। उस पद्धति के जन्मदाता मानटेन हैं। मानटेन मतलब मानतेन, है ना, अंग्रेजी के एक लेखक हैं, तो मानतेन समझे जाते हैं, है ना। मतलब जो निबंध की जो लिखने की परंपरा है अंग्रेजी में, ऐसे लिखने की, उसकी शुरुआत मानतेन ने किया था। जो टेन है, इसको तेन आप लोग लिखेंगे। ठीक, ये लेखक की भाषा है ना, यहाँ हम सुधार नहीं करेंगे, लेकिन जब हम व्याख्या करने जाएंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर मानतेन ही लिखेंगे हम लोग। ठीक, उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। ठीक, उन्होंने यही किया कि उन्होंने जो कुछ समाज में देखा, अपने आसपास जो सुना, जो चीज़ उन्होंने अनुभव किया, उसको क्या किए, सीधा सीधा लिखना शुरू कर दिया, और वो निबंध के रूप में हो गया। इसी पद्धति को वहाँ पर अपनाया।
फिर क्या हुआ, ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं, है ना। कह रहे कि ऐसे रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें किसी प्रकार की बाधा बंधन नहीं होता है। ये मन से जो जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो जो भी चीजें निकल रही हैं, वो क्या है, उसी को वहां पर लिपिबद्ध कर दिया गया। बिल्कुल स्वच्छंद होती हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं। उसमें जो मन के विचार होते हैं, जो भाव होते हैं, वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है ना। मतलब लेखक ने जितना भी अनुभव किया है, सच्चे मन से जितना अनुभव किया है, जितना देखा है, उसको सब समाहित कर देता है। उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास रहता है। मतलब उसकी लेखक की जो खुशी, जो आनंद, जो उत्साह रहता है, वो भी उसमें आपको दिखाई देगा। उनमें न कवि की उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका, लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, ठीक। उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे, है ना। अब लेखक क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं और उनमें कवि की उदात्त कल्पना। उदात्त कल्पना कहने का मतलब क्या है कि उनमें ना कवि की उदात्त कल्पना, उदात्त मतलब होता है कि जो बनी बनाई कल्पनाएं होती हैं, ये सब नहीं होती। मतलब मन से स्पष्ट रूप से निकली हुई वो रचनाएं होती हैं। ना आख्यायिका लेखक, आख्यायिका मतलब क्या होता है, आख्यायिका कहने का मतलब ये है कि नाटक आप कह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जो नाटक लेखक की सूक्ष्म दृष्टि है, आख्यान है ना, आख्यान से आख्यायिका बना है। मतलब जो चीजें स्वतः आकर बोल दी जाती हैं मंच पर, उसकी बात की जा रही है। तो सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना होती है। मतलब जो विज्ञ, मतलब जो जानकार है, जो विद्वान है, उनकी गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना भी उसमें नहीं होती है। कि कहने का मतलब ये है कि जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना, कि उसमें तर्क वितर्क करके उसको अच्छी तरीके से विश्लेषित करके चीजों को लिखा जाता है, तो ऐसी चीजें इसमें नहीं होती हैं। ये क्या होते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं, है ना। जो मन में विचार आया, जो भाव आया, उसको आपने अपने लेख में उसको लिख दिया, ठीक। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, है ना। कह रहे कि निबंध क्या होते हैं, उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें ना ज्ञान की गरिमा होती है। मतलब यहाँ पर ज्ञान की जरूरत ही नहीं है ना। आप जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, आपको जो समाज में दिख रहा है, जो आपके आसपास में दिख रहा है, आप उसको क्या करिए, अच्छे से लिपिबद्ध कर दीजिए, हो गया है आपका निबंध। और ना कल्पना की महिमा रहती है और ना तो आपको ज़्यादा कुछ सोच विचार करना होता है। तो लेखक कह रहा है कि जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हम संसार को जिस दृष्टि से देख रहे हैं, जिस भाव से देख रहे हैं, उसी चीज़ों को हम अपने निबंधों में, अपने लेखों में समाहित कर देते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं। लेखक कह रहा है कि मैं भी इसी पद्धति का अनुसरण करके निबंध लिखने का प्रयास करता हूं। कौन सी, कि मतलब बिल्कुल स्वच्छंद मन से, वहां पर कोई ज्यादा हमें तर्क वितर्क करने की जरूरत ना पड़े, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। अब सोचिए, इतना सब कुछ होने के बाद लेखक सब कुछ सोच लिया, लेकिन फिर एक समस्या उसके सामने कि आखिर मुझे तो 2 निबंध लिखने हैं, अब कैसे लिखें। तो यहाँ पर फिर आगे लेखक कह रहा है, मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुंचे। वहां 4 औरतें पानी भर रही थीं। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनने की इच्छा प्रकट की, दूसरी ने चरखे पर, तीसरी ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे, उन्होंने एक ही पद्य में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। उन्होंने कहा, खीर पकाई जतन से और चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए, है ना। तो क्या किया, चारों स्त्रियों की इच्छाएं एक ही पंक्ति में, एक ही काव्य में अमीर खुसरो ने पूरी कर दी। अब लेकिन लेखक के साथ फिर समस्या है। चाह तो रहा है कि अमीर खुसरो की पद्धति को अपना लें कि एक ही निबंध में दोनों चीजें, दूर के ढोल सुहावने होते हैं और समाज सुधार, दोनों को क्या करें, समाहित कर दें। लेकिन समस्या कहाँ है, समस्या यहाँ है कि कह रहे हैं कि मुझ में खुसरो की प्रतिभा नहीं है।
मतलब जितने प्रतिभावान अमीर खुसरो थे, लेखक कह रहा है उतने प्रतिभावान मैं नहीं हूं कि मैं एक ही निबंध में, एक ही लेख में दोनों को समाहित कर दूं। पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। लेखक कह रहा है कि पर मेरी थोड़ी सी कठिनाई क्या होगी, कम हो गई है जब अमीर खुसरो की ये कहानी मुझे याद आई। कहने का मतलब ये है कि लेखक सोच रहा है कि मैं भी कोशिश कर सकता हूँ कि मैं भी एक ही निबंध में दोनों को समाहित कर दूं, दोनों विषयों को। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा, एक ही ढेले से दो चिड़िया मार लूंगा। अब देखिए लेखक की कलाकारी, यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा मुहावरे का यूज कर दिया ना, एक ढेले से दो चिड़िया मारना है ना, एक ढेले से दो चिड़िया मारना मतलब एक से ही दो काम चला लेना, अपने काम निकाल लेना, है ना। तो कहने का मतलब एक ही विषय से एक ही निबंध लिखकर दोनों ही विषयों को वहां पर लेखक कह रहा है कि हम इसको समाहित कर देंगे। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम अगले वीडियो में इसको आगे देखेंगे। आज का वीडियो मैं इस पर इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि आपका जो नीचे के दो पैराग्राफ हैं इस चैप्टर से, यही दोनों महत्वपूर्ण हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं और जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, है ना। तो इन दोनों को हम लोग कल और अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे और ये दोनों ही पैसेज क्या हैं, आपकी एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो हम लोग इस पर चर्चा कल करेंगे। फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में क्या होगा, ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं।